नमस्कार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के खास कार्यक्रम नेतागिरी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकेत। मेरे साथ आपका परिचय पहले मैं इन उम्मीदवारों से करवा दूं कि कौन से उम्मीदवार किस पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे राइट में बैठे हुए हैं सचिन कुमार, जो जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं। उनके साइड में है आदित्य रंजन, जो प्रेसिडेंट के लिए हैं। मनीला फूले, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं। और चौथी कैंडिडेट कुमारी रचना, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हैं। तो आइए, चुनावी मुद्दे इनके लिए क्या है, इनके जीत के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये छात्रों के लिए कितना काम करेंगे, ये जानने के लिए मैंने आज ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार आदित्य रंजन से बात करते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो को एक बार जो हम देखते हैं तो मोटा मोटी तौर पर जो आपके इम्पोर्टेंट मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आप। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम लोगों का है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का है, वो मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का मांग, सेंट्रल लाइब्रेरी को 24/7 खोलने का मांग, हर एक कॉलेज में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर हो जिसमें सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटा जाए, ये मांग, अच्छी प्रयोगशाला हो, अच्छे लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी का अपग्रेडेशन हो, ये सारे मुद्दे हैं, हमारे प्रमुख मांगों में से हैं। और फीस वृद्धि और निजीकरण, ये दो चीज़ों जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा विश्वविद्यालय पर थोपा जा रहा है, इसको नकारने में हम लोग इसको ख़त्म करने के लिए आगे आंदोलन करने का जो है, छात्र संघ में आने के बाद एक बड़ा आंदोलन इस पे हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये तमाम मुद्दे हमारे साथ हैं, ये हमारे मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे हैं ये, जिस पे हम लोग पहले से भी काम करते आए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को मांग को लेकर के हम लोगों ने, आप लोग जानते ही हैं, जेपी नड्डा का हम लोगों ने विरोध किया था। यही पटना कॉलेज जो पीछे आपको ग्राउंड दिख रहा है, उसी में जेपी नड्डा आए थे, उसी का हम लोगों ने विरोध किया था। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के, प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं, जिस पर हम लोग पहले से भी काम कर रहे हैं। दूसरे संगठन की बात की जाए तो इन्होंने दो मुद्दे ऐसे रखे हैं जो दूसरे संगठन से वो नहीं रखे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि महिलाओं, लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड का ये प्रबंध करवाएंगे कैंपस में। माना कि लगभग पटना विश्वविद्यालय में लगभग 15,000, मोटा तौर पर आंकड़ा ले लें तो राउंड फिगर 15,000 लड़कियां हैं। आप जीतने के बाद इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? कितना फंडिंग हो पाएगा छात्र संघ के द्वारा? देखिए, एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर हम लोग छात्र संघ में आते हैं, चूँकि ये जो सैनिटरी पैड वाला मामला है, ये लड़कियां महसूस करती है, लड़कियों का, हर एक लड़कियों को पीरियड्स आता है और उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ है। और जो छात्र संघ का फंड आता है उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। पिछले छात्र संघ में जीते हुए लोग, जिन्होंने जीता, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो कैंपस में क्या होना चाहिए छात्र एवं छात्राओं के लिए, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग आते हैं तो कम से कम हर एक कैंपस में जितने भी कॉलेजेज हैं, जहाँ बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं या गर्ल्स कॉलेज है, जितने भी हैं, सारे कॉलेज में कम से कम एक सैनिटरी पैड डिस्पेंसर हो। और अगर ये हो जाता है तो उसके अलावा भी हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि भाई हर एक डिपार्टमेंट में हो जाए। लेकिन सबसे पहला जो है हमारा, जो ज़रूरी है, वो सारे कॉलेज में एक सैनिटरी पैड डिस्पेंसर हो। ये छात्र संघ को इतना फंड आता है पटना विश्वविद्यालय में, जो ये काम लगातार, जितने भी ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर काम आराम से किया जा सकता है। लेकिन पिछले जीते हुए छात्र संघ ने ये सारे काम नहीं किया है। मीडिया कर्मी होने के नाते मैं सिर्फ सवाल ही नहीं पूछता हूँ, मैं सुझाव भी देता हूँ। हमारे सहयोगी मौजम सरफराज हमारे साथ हैं, वे सैनिटरी पैड को लेकर संगठन को कुछ सुझाव देना चाहती हैं। मौजम, सैनिटरी पैड के बारे में आपने कहा, अगर कम से कम देखा जाए तो एक सैनिटरी पैड की जो कीमत होती है वो 30 से 35 रुपया, 40 रुपये के लगभग आती है। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे ये जो 30 और जो 40 रुपये का जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा? अगर सैनिटरी पैड के जगह पे अगर मेंस्ट्रुअल कप दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है कि पैसा बच सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कहती है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है।
ठीक है। जब उन लोगों के पास फंड नहीं है तो वो 15 से 20 हज़ार जो छात्राएं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं वो उनके लिए इतने बड़े पैमाने पे हर महीने सैनिटरी पैड का पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करेगी? सबसे पहली बात, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर उनके पास फंड नहीं है तो वो ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बनेगा इसके लिए फ़ंड कहाँ से आ रहा है आपको? भाई, आप अपने विज्ञापन पे 3000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और आपके पास फंड नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उसको हम प्राइवेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हवाई फायर है, फंड नहीं होने का मामला। ये सारे हवाई फायर है, फंड तो है ही लेकिन वो करना नहीं चाह रही है। यही देख लीजिए ना, विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की भारी कमी है, जिसके कारण पीएचडी की 3 साल से लंबित परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही है। पेट जो होता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, वो नहीं ले पा रहा है विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय एक ही हवाला दे रहा है कि भाई हमारे पास प्रोफेसर्स की कमी है, और राज्य सरकार इसके लिए एक हवाला दे रही है कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो आप विश्वविद्यालय चला कैसे रहे हैं? ये यूजीसी जो फंड दे रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें डायरेक्ट कह रही है सरकार कि यूजीसी अब जो भी गवर्नमेंट बड़ी है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, उसको फंड नहीं देगी। आदित्य भाई, हम सैनिटरी पैड के मुद्दे से हट करने, ये जिनकी समस्या है, लड़कियों के लिए ये समस्या है। आपके पैनल में, सेंट्रल पैनल के उम्मीदवार में 3 लड़कियां भी हैं, 2 जो अभी मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना समस्या ये पैदा होता है इसके ना होने से। बिल्कुल जी नमस्कार। जैसा आप लोग को बता दिया गया है, मेरा नाम मनीला फुले है। सैनिटरी पैड को लेकर के मेरा यही कहना है कि अगर किसी भी कॉलेज में या कैंपस में कोई लड़कियां पढ़ने जा रही हैं तो वो ज़रूर ये चाहेंगी कि वो एकदम कंफर्टेबल, सुविधाजनक फील करें। अगर ये चीज़ भी, जैसे सैनिटरी पैड को लेकर के आप लोगों ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारी जो सरकारें हैं या फिर कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम कॉलेज में जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक जो पैड है उसका कीमत 5 रुपये कॉलेज कमेटी ने तय किया है, जो उन्हें दे करके हमें ख़रीदना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर इमरजेंसी में कोई गई हैं, उनके पास वो पैसा नहीं है, तो वो कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगी? उस वक्त उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो उसे यूज़ कैसे करेंगी? उस वक्त में उनका जो सारा ध्यान रहेगा उनके हेल्थ पे रहेगा, उनके इश्यूज़ पे रहेगा। पढ़ाई से तो वो एकदम अलग हो जाएंगी, उनका ध्यान पढ़ाई पे जा ही नहीं पाएगा, वो फोकस ही नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा जो यूनियन है, यूनियन में हम आएँ और इस बात को रखें कि सैनिटरी पैड ही है जो हम फ्री कर सकें, ताकि लड़कियां जो है शांति से पढ़ सके, उनका ध्यान एकदम पढ़ाई पे ही हो और वो इधर उधर ना भटके। और ये ज़्यादा पैसों वाली बात नहीं है, 5 रुपये प्रति पैड पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंस्ट्रुअल कप की जहाँ तक बात आपने कही है, हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां जिन्हें वो इस्तेमाल करना ना आता हो तो उसका भी ज्ञान दिया जाए, लेकिन अभी तक जहाँ तक संभव हो सके सैनिटरी पैड की सुविधा मुफ्त करानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी पता है कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं एक लड़की को। पैड के अलावा इलेक्शन मैनिफेस्टो जो आयशा के द्वारा जारी की गई है, उसमें आपने जीएस कैश के बारे में जिक्र किया है। हमारे बहुत से साथी हैं जो जीएस कैश के बारे में नहीं जानते, आप बताएंगे कि जीएस कैश होता क्या है? जीएस कैश के सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन कुमार होगा और मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीजी का स्टूडेंट हूँ। जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मैं नामांकन डाला हूँ। जीएस कैश हम चाहते हैं यहाँ भी लागू हो। जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, जैसे जेएनयू हो गए, बीएचयू हो गए, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जीएस कैश एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाया गया है, जिसमें बच्चे के बीच में ऐसा माहौल बने लड़कियों के प्रति संवेदन बनाने के लिए कि अगर कोई भी बाहर से बच्चे आ जाते हैं और आ जाते तो आके लड़कियों को छेड़छाड़ वाला मामला आता है, उसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो उसमें हम ये नहीं चाहते कि किसी को पनिश करके इस चीज़ को सुधारा जाए। जीएस कैश का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन काम करे इस पे प्रॉपर, कि लोगों को संवेदन बनाइए, इस चीज़ को ऐसे तरह से ट्रीट कीजिए कि लोग इस बात को समझे कि ये सब हमारे पार्ट हैं। मतलब सेक्स के नाम पे, मेल और फीमेल के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार है। सब जी
एक बराबर है, बस यही मेरा मन। मुअज्जम, आपका अपना कोई सवाल है तो? आपके मैनिफेस्टो में एक और चीज़ दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय में स्पेशल बस सेवा शुरू करवाना है, ठीक है। कुछ साल पहले एनआईटी में भी बस सेवा शुरू कराई गई थी, फिर वो बाद में बंद हो गई। जब वहाँ बंद हो सकती है तो फिर हम लोग कैसे यकीन कर सकते हैं, या जो वोट देने वाले वो कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो आप शुरू करवाइएगा वो बंद नहीं होगा? देखिए, बस सेवा का जहाँ तक मामला है, आपने कहा कि बस सेवा शुरू हुआ था एनआईटी में, फिर बंद भी हो गया। लेकिन ये जो बस सेवा बंद होने का मामला है, इसको संचालित करने और नियमित बनाए रखने के लिए ये छात्र संगठन ऐसा काम करेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो शुरू होता है और बंद होने की संभावना उसकी नहीं रहती है। बिल्कुल पटना विश्वविद्यालय में भी पहले वुमेंस कॉलेज के लिए बस सेवा चलती थी, लेकिन वो बीच में बंद कर दिया गया। आखिर क्यों बंद कर दिया गया? और बंद कर देने के बाद यहाँ के जो छात्र संगठन के लोग थे, छात्र संघ के लोग थे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये जिम्मेदारी अगर आप हमको चुन करके भेजते हैं तो ये हमारी निजी जिम्मेदारी है कि अगर बस सेवा की हम मांग कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में बस सेवा शुरू करने की मांग है, तो ये नियमित कैसे बना रहे, ये हमारी निजी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर बस सेवा फिर विश्वविद्यालय प्रशासन बंद करती है तो उसके लिए भी आंदोलन होगा, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे और पुनः बस सेवा शुरू करने को लेकर के ये चीज़ें होंगी। हमारे साथी तो नहीं, लेकिन हमारे कुछ सीनियर हैं जो हिंदी विभाग से हैं, और वो दुर्भाग्यपूर्ण कहना होगा कि वो ब्लाइंड हैं। बिल्कुल। और उनके लिए जो प्रोविज़न है पढ़ाई की, बिल्कुल मेरे जैसे ही है। बिल्कुल। और आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बात ज़रूर कहा है कि कैंपस को दिव्यांग सुलभ बनाना है। इसके लिए आप पहला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, जब मैं 2019 में कैंपस में आया था तो मेरे साथ 3 लोग पढ़ते थे जो ब्लाइंड थे हिंदी डिपार्टमेंट में, और सेंटअप में उसके पेपर लिखने के लिए उसके साथ कोई नहीं रहता था। एक सीनियर थे हमारे जो उसके हर एक पेपर में लिखते थे, और उसके भी सीनियर जो ब्लाइंड थे उसके लिए मैं उसका पेपर लिखता था, जबकि यूजी में पढ़ता था और पीजी में जाकर के मैं पेपर लिखता था। ये स्थिति थी। लेकिन उसके पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। प्रावधान ये होता है कि अगर कोई दिव्यांग है, मतलब कोई नहीं देख पा रहा है, ब्लाइंड है, तो उनके लिए टेप रिकॉर्डर होता है। वो टेप रिकॉर्डर से वो सुने और अपना सिलेबस पढ़े, लेकिन यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि भाई जो दिव्यांग लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए जो व्यवस्था होगी वो हम लोग करवाएंगे। जो टेप रिकॉर्डर की सुविधा है वो चले, पहले विश्वविद्यालय में चलता था लेकिन अब नहीं चल रहा है, क्योंकि इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं रहे हैं कि ब्लाइंड लोग भी हमारे कैंपस के हिस्से हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो पहला ये होगा, पहल होगी, हम लोगों की पहली पहल होगी, वो ये होगी कि हम लोग टेप रिकॉर्डर की सुविधा अवेलेबल कराएं कि सबसे पहले, ताकि उसमें जो हमारा सिलेबस है वो रिकॉर्डेड, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड ऑडियो रहे, जिसको वो सुन करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करे, और फिर उनको समय समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, वो खुद नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा राइटर भी अवेलेबल कराया जाए। यहाँ स्थिति ये है कि उनको खुद राइटर ढूंढना पड़ता है और राइटर मिलता नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारी ही नहीं लेती है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उनको राइटर भी दिया जाए और टेप रिकॉर्डर की भी सुविधा दी जाए। ये सबसे पहला चीज़ होगा। और हॉस्टल में जो रहने की बात है, हॉस्टल की भी सुविधा जैसे हम लोगों के लिए है वैसे ही दिव्यांग लोगों के लिए भी है। तो जैसे आप देखिए, अगर आपको सीढ़ी पे चढ़ना है यहाँ, तो आप जाएंगे तो लिफ्ट वगैरह नहीं है। क्यों नहीं भाई? जो दिव्यांग लोग हैं, जो ऊपर नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करके रखा है? इसीलिए जब हम लोग आएंगे तो कैंपस को दिव्यांग सुलभ बनाने का मतलब यही है कि हम लोग जो सबसे बेसिक चीज़ है, लिफ्ट का होना ज़रूरी है, ऊपर जाने के लिए लोगों के लिए टेप रिकॉर्डर का होना ज़रूरी है, और राइटर अवेलेबल कराना समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी हो। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हुए इस अधिकार को उनको दिलवाएंगे। ये चीज़ हम लोगों का सबसे, दिव्यांग लोगों के लिए सबसे प्रमुख चीज़ें होंगी। मेरे तरफ से ये आखिरी सवाल है
कि आपने सेंट्रल पैनल के उम्मीदवारों में 3 लड़कियों को उतारा है। बिल्कुल। और पटना विश्वविद्यालय चुनाव के इतिहास को यदि हम देखें तो हमें इतना पता तो ज़रूर चलता है कि यहाँ के चुनाव में जीत उसी के नाम होती है जिसके झोली में लड़कियों का वोट जाता है। क्या आपने वोट के हिसाब से लड़कियों का वोट प्राप्त करने के लिए उतारा है या सच में नारी को सशक्त करना चाह रहे हैं? देखिए, आयशा की जो लीगेसी रही है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की, वो लीगेसी रही है कि वो नारी सशक्तिकरण पे, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, इन चीज़ों पे वो खुल करके बात करती है। ये जो हमारा सोसाइटी है, जिस सोसाइटी से हम आते हैं, वो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है। जहाँ लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए वहाँ लड़कियों को दबाया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट के नाम पे दबाया जाता है और विभिन्न तरह के चीज़ों पे दबाया जाता है। अगर लड़कियां यूजी कर ली तो उनको कहा जाता है कि भाई आप जो है दूसरा कुछ मत करो, शादी कर लो, घर बैठ जाओ। लेकिन हम लोग 3 लड़कियों को देने के पीछे यही एक मसला है कि हम लोग जब नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं तो सिर्फ हमारे बातों में ना हो, हमारे व्यवहार में नारी सशक्तिकरण हो। इसलिए हम लोगों ने 5 पैनल में से 3 पैनल लड़कियों को दिया है। और हम लोग ये चीज़ बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें लड़कियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी हमें। और इसीलिए आयशा का ये पैनल इस चीज़ का गवाह है कि लड़कियों की हिस्सेदारी राजनीति में होनी चाहिए। जिसको हमारी पितृसत्तात्मक समाज ने इतने दिनों तक दबा करके रखा, उसको अब ऊपर उठाने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की है। ये तमाम बुद्धिजीवी, तमाम इंटेलेक्चुअल्स खेमा जो हैं, जो आयशा को पसंद करते हैं, उनका है। इसीलिए हम लोगों ने सेंट्रल पैनल में 3-3 लड़कियों को जगह दिया है। इसके पीछे वोट का कोई मसला नहीं है। मुझे आपका कोई सवाल है तो? मेरा आखिरी सवाल है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से। इसमें लिखा हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्र का दर्जा आप लोगों को देना है। लगभग देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्र का दर्जा दिलाएंगे। हम लोग देखते हैं कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी पटना के साइंस कॉलेज में आए थे, करोड़ों का पैकेज देने का बात किया था, जो नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री तक आते हैं, पैसे देने की बात करते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, तो जो कॉलेज के कैंपस में जो वोटर हैं वो आपके इस मुद्दे पे आपको क्यों वोट दें? बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मैं चाह रहा था कि इस सवाल पे हम लोग बात करें। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का जो मांग है, इसके पीछे रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि इसकी विरासत बहुत अच्छी रही है और इसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है और 100 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसका इतिहास इतना अच्छा रहा है कि देश के तमाम जगहों पे अगर आप देखेंगे तो नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र आपको मिल जाएंगे। ये इनके एल्यूमिनाई रहे हैं यहाँ के। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो वहाँ भी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस मांग को लेकर के अपना झंडा और बैनर के साथ वहाँ भी नरेंद्र मोदी के सामने ये नारेबाजी की थी। तो वहाँ उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन वही कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और हम लोग ये मतलब उम्मीद कर रहे थे कि भाई अगर इस बार कोई उसके पार्टी का बड़ा नेता आ रहा है तो इस बार ये फिक्स करके आए, क्योंकि जेपी नड्डा जी हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई रहे हैं। तो एक एल्यूमिनाई होने के बतौर हम लोग उनके जूनियर्स हैं, तो ये तो रहा ही है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि आप जब यहाँ से वादा करके गए हैं तो ये होनी चाहिए, है ना। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर के इसलिए हम लोग रिजिड हैं क्योंकि यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत मजबूत हो जाएगा। यहाँ देखिए रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो रही है। पटना विश्वविद्यालय का अपना कोई जनरल्स नहीं निकलता है, लेकिन आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ एक नहीं हजारों जनरल्स का सब्सक्रिप्शन उनके पास होता है। अभी एचयू में चले जाइए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1600 जनरल्स का उनके पास सब्सक्रिप्शन है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का अपना एक जनरल्स नहीं है निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट हैं, उनका जनरल छप नहीं पाता है। ये चीज़ सही होगा, प्रोफेसरों की कमी नहीं होगी, अच्छी लाइब्रेरी होगी, यहाँ 24/7 लाइब्रेरी खोलेगी और सबसे अहम बात जो होगी वो हमारा कैंपस रेसिडेंशियल हो जाएगा। बच्चों को, छात्र छात्राओं को कैंपस के बाहर रूम लेकर के अधिक रुपये खर्च कर करके नहीं रहना पड़ेगा,
कैंपस रेसिडेंशियल हो जाएगा तो पढ़ाई की सारी सुविधाएं ठीक हो जाएंगी। ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर बनता है पटना यूनिवर्सिटी, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके बदौलत हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेकर के हम लोगों का मांग प्रमुख एजेंडा में है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा जब आए थे तो इसके पीछे ही उनका विरोध किया गया था, और विरोध करने वाले संगठनों में इनका संगठन भी था। हम क्लोजअप लेने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान ये बात पे ज़रूर गौर किया होगा कि हमने आदित्य रंजन से ही ज़्यादा बातें की। इसका कारण ये है कि इन्होंने और मैंने भी इन्हें इस पैनल का मुखिया के तौर पर लिया, जो सबकी बातों को इन्होंने रखा। अब हम क्लोजअप करें उससे पहले हम सभी कैंडिडेट से कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने वोटरों को कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। हम अपने वोटरों से यही कहेंगे कि आप आयशा को सपोर्ट कीजिए, आप हमारा आवाज़ बनिए, आप हमें वोट करेंगे तो हम आपकी बातों को केंद्र तक पहुंचाएंगे और आपके लिए लड़ाई करेंगे और हमेशा से करते रहे हैं। आवाज़ बनने के लिए तो हम आए हैं, आपकी आवाज़। देखिए, मैं अपने वोटरों क्या कहिए, मैं अपने भाई बहनों से, जो हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, अपने कॉलेज कैंपस के छात्र हैं, उनसे अपील करता हूं कि चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि आपके हर एक मुद्दे पे, चाहे वो बीएड का फीस वृद्धि का मामला हो, साइंस कॉलेज के हॉस्टल के फीस वृद्धि का मामला हो, या बीएन कॉलेज के हॉस्टल के फीस वृद्धि का मामला हो, या मगध महिला कॉलेज के हॉस्टल के फीस वृद्धि का मामला हो, या पटना वुमेंस कॉलेज के इलेक्शन मैनिफेस्टो से हटकर कुछ विशेष टिप्पणी, टीका टिप्पणी करना चाहें तो ये सब बातें तो हमने इंटरव्यू में किया है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इन सारे मुद्दों पे हम लोग ही नहीं लड़ा है। आपके ये सारे मुद्दे जितने हैं, अगर फीस वृद्धि का मामला हुआ तो हम लोग नहीं लड़ा है। इसीलिए हम लोगों का पहला अधिकार होता है कि मैं आपसे वोट लूँ, क्योंकि अगर मैं छात्र संघ में नहीं रह करके आपके लिए इतना लड़ सकता हूं, तो छात्र संघ में मैं जाऊंगा तो आपके लिए मैं कितना काम करूंगा ये आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैं सारे छात्र छात्राओं से अपील करता हूं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सारे पैनल पे आप अपना वोट करें, मतदान करें, ताकि हम छात्र संघ में आएँ तो छात्र संघ में आ करके आपकी आवाज़ को ये सत्ताधारी लोगों तक पहुँचाए और सत्ताधारी लोगों का जीना हम हराम कर दें, पटना विश्वविद्यालय को अच्छी विश्वविद्यालय बनाने को लेकर के। धन्यवाद। लड़कियों का संदेश लड़कियों के नाम, आइए जानते हैं। जी, मेरा बस यही संदेश है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी छात्र पॉलिटिक्स है, ये इलेक्शन होने वाला है, लेकिन मेरा मेन यही कहना है कि आगे चल कर के हम सब देश का भविष्य बनें, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज ही एक अच्छा देश बनाता है और समाज हमारा स्ट्रांग होता है। तो आप सब उसी संगठन को वोट करें। हमारा संगठन जो है आयशा, जो आगे जा कर के छात्रों को आगे की देश की भविष्य की संभालने के लिए शक्ति दे। प्लीज़ हमें वोट करें और सपोर्ट करें। हम यूनियन में आने के बाद ज़रूर है कि आप लोगों की सभी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को जो है देखेंगे, उनका समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। हमारा संदेश ये है कि आयशा को आप लोग वोट करें, और लड़कियों को जो एक वोट देने का राइट मिला है, सबको है, लड़कियां अपने उस राइट का मतलब असली यूज़ करें और उसके लिए हमको सपोर्ट करें और हमें पैनल में लाएं। हम उनके लिए काम करेंगे। आयशा पहले से भी काम करते आ रहा है, तो हम उसके लिए काम करेंगे। चलते चलते भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बातों भी सुन लें। मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख को अपना कीमती समय निकाल कर और पहुँचें और यहाँ वोट करें। इसमें हिस्सा लेने के बाद आप सही कैंडिडेट को चुन पाएंगे, नहीं तो यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं वो सेटिंग कर लेते हैं पहले से। तो आप ये कहना चाहें वोट बिकता है? वोट बिल्कुल बिकता है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप PWC के सामने चले जाइए, खुले बिरयानी बंट रहे थे, तो हम इसको क्या कहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बच्चे नहीं रखते हैं, जो 90% बच्चे हैं क्लासरूम में, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उनको बस यही है कि भाई मेरा एकेडमिक चल रहा है, मेरा पढ़ाई ठीक से हो जाए। लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप इंटरेस्ट लीजिए इसमें और 19 तारीख को अपना कीमती समय निकाल के और वोट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए आप यहाँ तक वोट करने के लिए। ये जो PWC में बिरयानी वाला मामला है, उसी पे हम लोगों ने एक नारा दिया है कि बिरयानी पे चोट करो, आयशा को वोट करो। प्लीज़ आप लोग आयशा को वोट करें। धन्यवाद। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से संबंधित जितनी भी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
सारी जानकारियों को जानने के लिए, सारी जानकारियों से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, देखते रहें आपकी आवाज़। Don't forget to like, share and subscribe.